बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम गैसेस का ये लास्ट हमारा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस। मैं यहां से आज लेक्चर का आगाज करूंगा। फिर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स को पढ़ेंगे, साथ ही ना लिक्विफेक्शन मेथड्स, इनको हम पढ़ेंगे कि गैसेस को हम लिक्विड्स में कैसे किन किन मेथड्स के जरिए हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। वंडर वाल गैस इक्वेशन होगी और वंडर वाल गैस इक्वेशन के अंदर हम ए को पढ़ेंगे, हम बी को पढ़ेंगे। दीज आर वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स। ये हैं मेरे आज के लेक्चर के टारगेट्स। हम एंटीटस पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम बातों को कैसे देखेंगे, आइए आगाज करते हैं। पहले जो है ना मेरे पास वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस का दूसरा नाम जो है ना दैट इज द परफेक्ट गैसेस, और नॉन आइडियल गैसेस जो हकीकत में अल्लाह की कुदरत में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं रियल गैसेस। तो आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में जितने भी इस चैप्टर में डिफरेंसेस कवर हो सकते हैं ना, मैं वो तमाम बातें, ये एक तरह का ना रिवीजन होगी तमाम बातों की। पहली बात, आइडियल गैस वो गैस जो गैस लॉज को ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई मीन ओबे गैस लॉज एट all conditions of temperature and pressure। तो और दूसरी तरफ जाओ, अब ये जो नॉन आइडियल गैसेस है ना, जिसे हम रियल गैसेस हैं, ये गैस लॉज को ओबे करती हैं लेकिन एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओबे गैस लॉज only at high temperature and low pressure। अच्छा, लो प्रेशर, लो जी, ये बात है। और अगर आप इसके उलट बोलने का मतलब, अगर आप लो टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर लो, तो फिर जो है ना नॉन आइडियल गैस, रियल गैसेस गैस लॉज से डेविएट करेंगे, उसको ओबे नहीं करेंगे। एक हम इक्वेशन लिखते हैं PV दैट इज इक्वल टू NRT, जिसे आप जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये लास्ट एक्शन में आपने पढ़ी जनरल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इट इज फुल्ली ओबेड बाय द आइडियल गैसेस, लेकिन रियल गैसेस इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। कहाँ पे? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो फिर रियल गैसेस के लिए ना हमने इसी आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और हम उसके लिए लाए वंडर वाल इक्वेशन। तो मैं कहूंगा जो दे ओबे van der Waals इक्वेशन। तो आइडियल गैस इस इक्वेशन को ओबे करती है। ओबे का मतलब होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आंसर का सेम होना, लेकिन जो रियल गैसेस हैं, जो नॉन आइडियल, उनके लिए हमने वंडर वाल इक्वेशन जो है ना वो बनाई और वो उसको ओबे करती है। नेक्स्ट बड़ी खूबसूरत बात है, और वो क्या, अगर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो उसे कहते हैं आइडियल गैस। ये बहुत बड़ी पहचान है और ये अक्सर जिक्र होगा, यानी एक ये पार्टिकल, इन दोनों के दरमियान कोई इंटरएक्शन नहीं, नो इंटरएक्शन। अच्छा, एक तो इतना अट्रैक्शन, एक लफ्ज है इंटरएक्शन। आप कहेंगे सर अट्रैक्शन का तो हमें पता है, रिपल्शन का तो हमें पता है। अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, धकेलना, परे हटाना। ये इंटरएक्शन क्या होता है? इंटरएक्शन इन दोनों का सम है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को मैं क्या कहता हूं? नो इंटरएक्शन। व्हेन आई से नो इंटरएक्शन, इसका मतलब है दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों पार्टिकल्स में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन ना होगी तो दैट इज द आइडियल गैस। लेकिन अगर आप नॉन आइडियल गैस की बात करेंगे,
वहां पार्टिकल्स के दरमियान डेफिनेटली इंटरैक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी। अट्रैक्शन होगी अपोजिट नेचर की वजह से, अट्रैक्शन होगी कि वो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाना चाहते हैं, रिपल्शन होगी कि दोनों के वेलेंस में बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से एक दूसरे को यानी अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। अट्रैक्ट और रिपेल दोनों को आप बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यानी इसका मतलब है कि रियल गैस के मॉलिक्यूल में इंटरएक्शन होती है, इंटरएक्शन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आप चले, KMT की एक पास्टुलेट थी और उस पास्टुलेट का अगर मैं सिर्फ मफहूम लूं का मतलब क्या था, वो कहती हैं कि आइडियल गैस KMT जो है ना, दैट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस। अच्छा, वो कहती है कि गैस मॉलिक्यूल में, गैस मीन आइडियल गैस, गैस मॉलिक्यूल का कोई साइज नहीं होगा, नो डेफिनेट साइज ऑफ आइडियल गैस पार्टिकल मीन यहां पे मॉलिक्यूल ले लेना। तो वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल का कोई मखसूस साइज नहीं होता। ये जो गैस का पार्टिकल है वो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट है, पॉइंट मैस कह लो, चार्ज ना कहो, पॉइंट मैस है, विच हैव नो वॉल्यूम। लेकिन जब आप नॉन आइडियल गैस की बात करेंगे, हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम। मॉलिक्यूल या पार्टिकल किसे कह लो, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस has definite volume, no doubt very small, but you can't neglect। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल का साइज नहीं होता, ना, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। ये अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरा है कि एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी आज मैंने पढ़ाना है। तो आइडियल गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 0 होगी। अच्छा जी, लेकिन जो रियल गैसेस हैं उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे बहुत कम हो। जैसे आप हीलियम को लेगे ना, तो हीलियम के पता है क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू कितनी है, -268, एंड दिस वन इज वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। है तो सही ना, चाहे बहुत कम हो। अच्छा, नेक्स्ट अब पॉइंट पे बढ़े। ये जो आइडियल गैसेस है ना, इनके मॉलिक्यूल में इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी एक मॉलिक्यूल है ना, ये वॉल से टकराएगा और टकरा के जब वापस आएगा ना, तो इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आती। तो साचा कोलिजन इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में इलास्टिक कोलिजन होती है। और अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, अब आप इतने तो माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो हम कहेंगे कि जब किसी रियल गैस नॉन आइडियल गैस का मॉलिक्यूल वॉल से टकराता है, कोलाइड करता है, जब कोलिजन होती है, तो साचा कोलिजन इज इनइलास्टिक, यानी लॉस या गेन होगा मोमेंटम का। इलास्टिक कोलिजन। अच्छा जी, एक अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो क्या, आप किसी भी आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अभी मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल ये, इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं, नो अट्रैक्शन, सो कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आप इनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर आप रियल गैस की बात करें, रियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है और उसी अट्रैक्शन की वजह से यू कैन लिक्विफाइड आप इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो आइडियल गैस है, मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 होती है। व्हाट इज Z हमारा नेक्स्ट है ना टॉपिक, इनकम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इनके लिए Z की वैल्यू जो है ना, वो या तो 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी, यानी नॉट इक्वल टू 1। या तो Z की वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन 1, या Z की वैल्यू जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 1, या 1 से कम होगी। अगर 1 से कम होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन है, 1 से ज्यादा होगी
तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेरिवेशन है। और एक आखिरी बात, और वो है डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये जो है ना, ये अल्लाह की कुदरत में नहीं पाई जाती। All gases that exist are real gases, are non-ideal gases. All gases that exist. तो बहरहाल इधर एग्जाम्पल अगर कोई है ही नहीं तो मैं क्या एग्जाम्पल दूं, नो एग्जाम्पल, कोई है नहीं। और इधर एग्जाम्पल में वो तमाम गैसेज जो आप कहते हैं जी नाइट्रोजन है, आप कहते हैं ऑक्सीजन है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कहते हैं मीथेन है। इसी तरह आप हीलियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, एंड सो ऑन। हर वो गैस जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज द रियल गैस। अब ना आपने ये सारे का सारा टॉपिक अभी पढ़ा, आपने आइडियल को पढ़ा, नॉन आइडियल, रियल, परफेक्ट। मैं इन तमाम बातों से इंतहाई माजरत के साथ जितनी भी मैंने बातें की, मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ। मेरा इख्तलाफ है, मेरा इख्तलाफ क्या है कि ये जो टर्म है ना, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, ये टर्म ठीक नहीं है। असल में टर्म क्या होनी चाहिए? टर्म होनी चाहिए आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर। क्या मैंने कहा? आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर। यानी गैस किन कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर शो करती है, किन कंडीशन, मसलन आपके पास एक गैस है हीलियम। अब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हमें बताएं हीलियम आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ऐसा ना क्वेश्चन करें। आप कहें कि सर हीलियम एक गैस है, बताएं किन कंडीशन पर यह आइडियल बिहेवियर शो करती है और किन कंडीशन पर यह नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो मैं कहूंगा अगर आप हीलियम को हाई टेम्परेचर पे लो और लो प्रेशर पे लो, इन दो कंडीशन पर हीलियम विल बिहेव आइडियली। इट विल बिहेव आइडियली, इट एग्जिबिट द आइडियल बिहेवियर। और अगर आप इसी हीलियम को, जो गैस है, अगर आप लो टेम्परेचर पे लो, अब मैं उल्ट कर देता हूं, ये हाई था, अब मैं लो टेम्परेचर लो, और इधर लो प्रेशर था, मैं हाई प्रेशर की बात करता हूं। अब वही गैस जो आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, जो अब इट विल शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। अब गैस तो आपके पास बिहेवियर, अब गैस तो आपके पास एक ही थी, हीलियम। अब आप ये ना कहो कि क्या हीलियम आइडियल है या नॉन आइडियल, आप कहो कि हीलियम किन कंडीशंस पर, ये कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर, ये कंडीशंस है, किन कंडीशन पर ये आइडियली बिहेव करती है और किन कंडीशन पर ये नॉन आइडियली बिहेव करती है। बहरहाल ये था आज का, ये पहली बात जो मैंने अपने बच्चों से करनी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। आगे बढ़ो। वी हैव अ टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ना, पहले तो ये कहां से, ये टर्म कहां से आई, दूसरी बात इसका मानी क्या है, बड़े 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 ध्यान से, बड़े सुकून के साथ कंप्रेस, और फिर इससे रेलेवेंट आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी बातों का अहाता बड़े सुकून से हम करेंगे। पहली बात, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV that is equal to nRT। yes, this is the general gas equation। अब आप इसमें ना जनरल गैस इक्वेशन में अगर आप nRT को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा PV ओवर nRT। दोनों की रेशियो आ गई, रेशियो बटे में आ गया PV और उसके नीचे, तो दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY। दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता, मैं इसे Z से रिप्रेजेंट करता हूं, Z। अच्छा, बाज बुक्स में ना इसे कंप्रेशन फैक्टर भी कहा गया है। क्या लफ्ज बोला मैंने? कंप्रेशन फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी भी या कंप्रेशन, दोनों में से जो मर्जी लफ्ज यूज करो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर। तो बहरहाल मेरे पास जो आया ना वो है Z दैट इज इक्वल टू PV ओवर nRT। तो इसमें जो Z है
वो आज का हमारा टारगेट है। और जी को हमने क्या कहा, जेड को हमने क्या कहा, कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन फैक्टर। एक तो चलें, ठीक है, मैथमेटिकली हमें पता चला। अगली बात, ये जो जी है ये हमें क्या बताता है? असल ये नुकता है, आप में से जो ज़हीन तरीन बच्चे हैं ना, जो वाकई डॉक्टर बनेंगे, वो मेरी इस बात को समझेगा। मैं अक्सर ना जब पढ़ाते हुए ना कुछ में ऐसे पॉइंट, कुछ में ऐसे कॉन्सेप्ट आपके साथ कहता हूं, और मैं कहता हूं उसमें कि आप सारे मेरी उस बात को नहीं पिक कर पाएंगे, क्योंकि आप और एंगल पे सोच रहे होते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें पहले तो होगा है क्या, Z इज पी वी ओवर एन आर टी। अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट करती है। कोई गैस, यानी जी हमें क्या बताता है? जी हमें बताता है मैयर ऑफ, जी हमें बताता है, मैं कलर चेंज करूंगा, मैयर ऑफ, मैयर 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 ऑफ डेविएशन, डेविएशन, measure of deviation of a gas, from ideal behavior, from ideal behavior। तो कोई भी गैस, रियल गैस, आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट करती है, उसको मेजर करना। और उसको मेजर करने के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? जी। यानी अगर आपसे कोई पूछे ना कि जी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो आप कहें कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मदद से हम ये देखते हैं कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से कितना इनहराफ कर रही है, कितना डेविएट कर रही है। अच्छा, अब जरा ना कुछ बातें, कि जब जी की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 होगी, जब जी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब जी की वैल्यू मोर देन 1 होगी। ये मेरे पास असल में ना ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ मैं बताना चाहता हूँ। जरा पहले तो ये देखो ना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। मैंने मेरे बच्चों, मैंने एक्स एक्सिस पर प्रेशर को लिया, ये एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने ये जी को लिया, पीवी ओवर एन आर टी, दैट इज कॉल्ड द जी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने एक्स एक्सिस पे किसको लिया? प्रेशर को। और ये देख लो प्रेशर का एटमॉस्फेयर में ये एक्स एक्सिस है, और प्रेशर देखो 0, 200, 400, 800, 900, 1000, यानी प्रेशर इधर से इधर को इंक्रीज कर रहा है। इट्स ओके। और इधर हमने क्या लिया? जी। जी मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि किसके बराबर है? वो बराबर है पीवी ओवर एन आर टी। और यहां पे इसकी वैल्यू 0, 0.2, 0.6, 1.0, 1.4, 1, और इधर मैंने वाई एक्सिस पे जी को लिया। अब ना यानी मैंने ना जी को, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, मैंने प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट कर, मेरे पास ना ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी मेरे बच्चों, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये कहां पे आ रही है? ये यहां पे। और इस पे जी की वैल्यू क्या है? 1 है। जहां पे जी की वैल्यू 1 है ना, दिस इज फॉर आइडियल गैस। तो हमने, ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस द वैल्यू ऑफ जी इज 1। आंसर है आइडियल गैस। ये 1 भी कहते हैं, और 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी। ये यूनिटी भी। तो जब या क्वेश्चन आता है फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, यानी जी की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे अगर गैस आइडियल होगी तो जेड की वैल्यू 1 है। 1 को हम दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हैं? यूनिटी। अब देखो, बाज गैसेस की जेड की वैल्यू 1 से नीचे है, ये वाली, ये देखोगे ना, ये 1 से नीचे है, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन 1 हियर। और इधर अगर आप देखोगे, इन सबको देखोगे, हियर द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1। तो जी की वैल्यू लेस देन 1, जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और यहां पे जी की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 से नीचे, 1 से कम यानी लेस देन कम, लेस देन 1, और 1 से ऊपर ये जी 1 है, नीचे लेस देन 1, ऊपर मोर, ये 1 है, ये 1 है, नीचे लेस देन 1, 1 से कम होगी 0.8, 0.9, 0.6, 0.7, 0.5, 1 से कम, और ऊपर 1 से ज्यादा होगी 1.4, 1.8, 1.2, 1.5 ऊपर। ये 2 केसेस हमने पढ़ने, यानी 3 बातें आ गई, 2 नहीं 3 बातें।
एक, जब z की वैल्यू 1 होगी, नंबर 2 जब z की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी जब 1 से कम होगी तो उसका मतलब है हम ये नीचे आ गए, और जब z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी उसका मतलब है हम ये ऊपर चले गए। इन 3 केसेस को अभी हम देखते हैं। पहली बात, व्हेन z इज इक्वल टू 1, 1 मीन यूनिटी, ये कब होगा? ये तब होगा, हम कहेंगे जी इट इज इन द केस व्हेन गैस बिहेविंग आइडियली, गैस जो है दैट इज बिहेविंग आइडियली, ये आइडियली, यानी इट इज फॉर इन अ केस ऑफ, अगर वो आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस की बात करें, इट इज इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो ये मैंने एमसीक्यू भी बोला। अच्छा, इसका मानी क्या है? दो बातें याद रखनी, दो बातें। एक, अगर Z1 है तो गैस आइडियल है। दूसरी बात, इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फ्रिक्शन नहीं, नो इंटरएक्शन between gas molecules, कोई इंटरेक्शन। और तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट, cannot be liquefied, cannot be liquefied। और एक बात और, वो मिला लो साथ, और वो क्या है? अगर आप इस केस पर वॉल्यूम लो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम, तो वो आपके पास आएगा 22.414 dm3, काफी। और इस केस में कह दो कि ऑल गैस PV is equal to nRT, इट इज फुल्ली ओबेड, ये ओबे हो रही। वो सारी बातें जो पीछे में अभी आपको आइडियल और नॉन आइडियल के डिफरेंस में पढ़ाएंगे। अच्छा जी, अब ये जितनी भी मैंने बातें लिखी है ना, जरा इनको समझना। अब क्या है? व्हेन z इज इक्वल टू लेस देन 1, 1 से कम है, लेस देन 1 का मतलब है इसकी मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होगा? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेस देन 1 है तो नीचे का मतलब है नेगेटिव डेविएशन। लेस देन 1 का मतलब है नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और मोर देन 1 का मतलब क्या है? ऊपर चले गए हम, पॉजिटिव डेविएशन। मुझे ज्यादा बातों का नहीं पता। नेगेटिव डेविएशन नीचे आ गए, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर चले गए। अब हम भला अगली बात क्या करेंगे? हम कहेंगे जब ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, नीचे यहां पे अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, और जब ऊपर चले गए ये z ग्रेटर देन 1 होगा तो रिपल्शन डोमिनेट करेगी। अट्रैक्शन डोमिनेट, रिपल्शन डोमिनेट। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? अट्रैक्शन डोमिनेट्स। अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। और यहां पे मैं क्या कहूंगा? रिपल्शन डोमिनेट्स। अब जरा सुनना, एक बात सुनना मेरे बच्चों। मेरे पास ना ये एक सिलेंडर है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है। ये एक गैस सिलेंडर है, इसमें ये गैस है, ये गैस है। अब आप ना वो चले ना, बॉयल्स लॉ की बात करो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, चलें इसकी बात करते हैं। अब ये लॉ में क्या कहता है? ये लॉ में कहता है कि अगर ये गैस आइडियल होगी, गौर से सुनिए मेरी बात, अगर ये गैस आइडियल होगी, आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो P1 से आप P2 पे ले जाते हो। P1 प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, P2 का फर्ज करें ये 2 एटमॉस्फेयर था, अब आपने बढ़ा के 4 एटमॉस्फेयर कर दिया। 2 से 4 का मतलब आपने प्रेशर डबल कर दिया। पहले इसका वॉल्यूम सपोज था 1 dm3, यानी ये V1 था। जब P1 2 एटमॉस्फेयर था तो V1 1 dm3 था। अब आपने प्रेशर बढ़ाकर 2 से 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो वो कहते हैं जी ये पिस्टन नीचे आएगा, गैस कंप्रेस होगी और आपका वॉल्यूम आधा रह जाएगा। अब आपका वॉल्यूम हो गया जी हाफ dm3, इतना हो गया। अगर आपने 2 गुना प्रेशर बढ़ाया, 2 गुना, तो वॉल्यूम जो है वो 2 गुना कम हो गया। दिस इज फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होती। अब जरा सुनो, अब मैं कहता हूं नहीं, अगर इसकी बजाय मैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, अब मैंने आइडियल गैस नहीं लेनी, अब मैं लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक रियल गैस है, नॉन आइडियल गैस है, उसको मैंने लिया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जब सिलेंडर में थी तो उसका प्रेशर कितना था? 1 dm3।
उस वक्त यानी वॉल्यूम 1 ड्यूम क्यूब था, प्रेशर कितना था 2 एटमॉस्फेयर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था तो उसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब था। अब आपने प्रेशर बढ़ा के 4 एटमॉस्फेयर कर दिया, डबल कर दिया। अब आप क्या कहेंगे कि वॉल्यूम कम होके कितना होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ना कि जब मैं प्रेशर यूं बढ़ाया तो वॉल्यूम इतना रह जाए, लेकिन जब आपने देखा कि वॉल्यूम प्रेशर 2 गुना बढ़ाने पर वॉल्यूम 2 गुना कम नहीं हुआ, बल्कि ये मजीद पिस्टन नीचे आ गया। वो कैसे नीचे आ गया? मेरे तो कागजों में यही है ना कि अगर ये गैस आइडियल है तो 2 गुना प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम हाफ रह जाना चाहिए, 2 गुना कम हो जाना चाहिए। तो ये 2 गुना से ज्यादा कम हो गया। क्यों कम हुआ ज्यादा? देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मालिक्यूल। जब आपने प्रेशर बढ़ाया, दोनों मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, करीब आने की वजह से वॉल्यूम कम हो गया, इट्स ओके, कम हो गया। आपने 2 गुना प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम 2 गुना कम हो गया, इतना हो गया। अब मजीद जो ही मालिक्यूल्स दोनों करीब आएंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड के, इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी। अट्रैक्शन की वजह से दोनों मालिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे, और खींचने की वजह से ये मजीद कम हो जाएंगे और मजीद करीब हो जाएंगे, और मजीद करीब होने की वजह से वॉल्यूम और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम मजीद, पहले तो कम हुआ ना, वो तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से, फिर मजीद कम हुआ। जो मजीद कम होता है ना, दैट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की वजह से। इसीलिए ये कर्व नीचे आ जाता है। यानी जितने गुना, अगर आप जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं, अगर उतने गुना वॉल्यूम कम हो तो फिर तो आएगी स्ट्रेट लाइन, दैट इज द आइडियल गैस। लेकिन अगर आप, यानी मैंने क्या कहा, अगर आप 2 गुना प्रेशर बढ़ाओ, 2 गुना वॉल्यूम कम हो, अगर 2 गुना प्रेशर बढ़ाओ, 2 गुना वॉल्यूम कम हो, तो फिर तो बेटा जी स्ट्रेट लाइन है। जितने गुना प्रेशर बढ़ाओ उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, दैट इज द आइडियल केस। लेकिन अगर आप 2 गुना प्रेशर बढ़ाओ और वॉल्यूम 2 गुना से ज्यादा कम हो, तो फिर आप स्ट्रेट नहीं जाएंगे, फिर आप किधर आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अच्छा चलें, ठीक है, अब नीचे की तरफ आते गए। अब नीचे से फिर हम ऊपर जा रहे हैं। अब क्यों ऊपर जा रहे हैं? नीचे क्यों आए? क्योंकि अट्रैक्शन आ गई, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन डोमिनेट कर गई, और अट्रैक्शन की वजह से मजीद वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। अब हम नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं? ये देखो, सारे ऊपर क्यों जा रहे हैं? अब क्या हो गया, जब आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं मॉलिक्यूल करीब करीब आते जाते हैं, उनके अट्रैक्शन की वजह से भी करीब। अब जब मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाते हैं ना, जब बहुत करीब आ जाते हैं, अब मॉलिक्यूल के दरमियान इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, अब ये मॉलिक्यूल मजीद अगर आप इनको करीब करने की कोशिश करेंगे ना, मजीद करीब करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से ये मजीद करीब नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतने लिहाज से कम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शन डोमिनेट करना पड़ा, और रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से अब आप नीचे से किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिपल्शन। और z की वैल्यू 1 से क्या करती जा रही पड़ती। इसका मतलब है अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी तो फिर z की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती जाएगी, और अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगी फिर z की वैल्यू जो है ना, z की वैल्यू वो 1 से बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक और बात, ये जो जिसमें अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, इसका मतलब है आप इनको लिक्विड में इजीली कन्वर्ट कर, कैन बी लिक्विफाइड इजीली, आप इनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट। और मसलन ये एग्जांपल देख लो ना, कौन सी, ये तमाम गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये हाइड्रोजन हीलियम नहीं, नाइट्रोजन, जो ये नीचे से ऊपर फिर गई हैं, तो आपके जो नीचे आई हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपके पास CH4 है, आपके पास नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, वगैरह वगैरह। 2 गैसेस को छोड़कर जितनी भी गैसेस हैं उन सबको यहां पे लिख दो। 2 गैसेस को छोड़ने, और वो कौन सी, वो है हाइड्रोजन और वो है हीलियम। इन 2 को छोड़कर अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को देखो ना बड़े गौर से, ये है हीलियम, ये वाला
ये वाला ये है हीलियम और ये है हाइड्रोजन। देखो हीलियम भी ये गया, हाइड्रोजन भी ये गया, और ये दोनों नीचे नहीं आए, यानी इनमें जब अट्रैक्शन इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं की, Z की वैल्यू 1 से कम नहीं हुई। हीलियम और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, इनमें हमेशा रिपल्शन ने डोमिनेट किया और इनकी Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही। तो इनको आप आसानी से कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यहां पे लिख लो कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो फिर हम इनको लिक्विफाई कैसे करेंगे, वो फिर हम और डिफरेंट वे जो है ना वो यूज करेंगे। बेटा जी ये मैंने ना सारी कोशिश की आपको एंटीटेस्ट की नुक्ता नजर से, एंटीटेस्ट क्या कहता है, एंटीटेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहां पे लिखे। आगे बढ़ो, एक एक चीज है, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये छोटी सी एक बात, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मैं इसको वैसे लिख देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी किन कंडीशन पर आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस, आइडियल बिहेवियर, और किन कंडीशन पर नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर, यानी गैसेस किन कंडीशन पर आइडियल और किन कंडीशन पर नॉन आइडियल बिहेवियर। इसका आंसर कोई मुश्किल नहीं है, इसका आंसर एक फलसफा है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है, और वो बहुत क्लियर फलसफा, और वो क्या है, अगर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो आइडियल, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगी तो वो नॉन आइडियल, यानी गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन, नो इंटरैक्शन, वो आइडियल, और अगर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो तो फिर वो क्या हो गया, नॉन आइडियल। अब आप ये देखो वो कौन सी कंडीशन है जिन पर अट्रैक्शन डिवेलप होती है, अगर होती है तो नॉन आइडियल, और वो कौन सी कंडीशन है जिनमें मॉलिक्यूल्स के में अट्रैक्शन डिवेलप नहीं होती, अगर नहीं होगी तो दैट इज इन केस ऑफ। अब आप देखो अगर आप हाई टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर लेंगे, इन दो केसेस में, इन दो कंडीशन पर अट्रैक्शन डिवेलप नहीं होगी। हाई लो प्रेशर पर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और हाई टेम्परेचर पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट हो जाएगी। दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट है, इसका मतलब है अब अट्रैक्शन डेवलप होने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब है इन दो कंडीशन पर वो गैस क्या बिहेव करेगी, आइडियल। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, मॉलिक्यूल स्लो हो गए, प्रेशर बढ़ा दो, हाई प्रेशर कर दो, जब टेम्परेचर कम किया मॉलिक्यूल स्लो हो गए, हाई प्रेशर बढ़ा दो, मॉलिक्यूल करीब आ गए, स्लो हो गए, करीब आ गए, यूं उनके दरमियान क्या डेवलप होगी, अट्रैक्शन, और जब अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी अब वो आइडियल नहीं बल्कि क्या होगी, नॉन आइडियल। तो ये दो कंडीशन, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर आइडियल, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर नॉन आइडियल। और इसके अंदर जो फलसफा है वही अट्रैक्शन किन कंडीशन पर डेवलप हो सकती है और किन कंडीशन पर नहीं। जिन पर अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है उन कंडीशन पर गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जिन कंडीशन पर अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो सकती उन कंडीशन पर वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ये आपने ध्यान में रखना है। बेटे जी इसके बाद हमारे पास आ गया क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तीन चीजों को हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। एक हम कहते हैं टीसी, व्हाट डू यू मीन बाय टीसी, एक तो वो बंदा बड़ा यार टीसी बाज है। यहां पे टीसी बाज वो टीसी बाज नहीं जो दूसरे की ज्यादा चापलूसी करता है, यहां टीसी से मुराद क्रिटिकल टेम्परेचर है। एक है पीसी, तो पीसी को हम तो कहते हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, तो या प्रोफेसर कैंटीन वगैरह वगैरह, तो लेकिन यहां पे पीसी से मुराद जो है दैट इज प्रेशर कांस्टेंट, एंड देन वी हैव द वीसी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट है टीसी, पीसी, वीसी। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए ना वो टीसी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आई एम सॉरी कांस्टेंट कह रहा हूं, आई एम सॉरी, क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी क्रिटिकल प्रेशर और वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम। इन तीन लफ्जों को एक दफा दोहराओ ना, मैंने क्या कहा, व्हाट इज टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज पीसी क्रिटिकल प्रेशर,
व्हाट इज वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम। दो यहां पे ना, दो मेरे बहुत प्यारे बच्चों, दो डेफिनेशन लिखी हुई है क्रिटिकल टेम्परेचर की। इट इज द टेम्परेचर अबव विच a gas cannot be liquefied even the application of the high pressure, or it is the highest temperature at which a substance can exist as a liquid। ये दोनों बड़ी पेचीदा डेफिनेशन है, समझाना मुश्किल होता है। चलें दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं गौर से। ये पहले डेफिनेशन सुनो। द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी वो टेम्परेचर जिससे ऊपर टेम्परेचर पर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मैं ना दो बातें करूंगा, तो समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ना आपके सामने ना कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर मैं आपके सामने चले ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लूंगा। ये दो तो ना, और दोनों गैसेस है, मैं इनकी एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको ना कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर बताता हूं ताकि आपको याद रहे। ये याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इसको ना केल्विन में भी लिख सकते हैं। केल्विन में ले जाएंगे तो वो तकरीबन 304 पॉइंट समथिंग केल्विन है, तो मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं। अब आपके पास ना ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में, ये गैस है, मैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विफाई करना चाहता हूं। अब ना मेरी बात को ध्यान में रखना, जब तक आपके पास ना क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। आसानी क्या है? आसानी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो मैं कहता हूं जी 31.142 डिग्री सेंटीग्रेड। अब किसी भी गैस को, अब सुनना, किसी भी गैस को, ये सिलेंडर है, इसमें ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स, आप इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो किसी भी गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो आप दो काम करते हैं। किसी भी गैस को, जब आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो दो काम करते हैं। एक, आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज। मैं इंक्रीज नहीं लिखता, मैं यूं लिखता हूं, एरो ऊपर का मतलब है आप प्रेशर बढ़ाते हैं। जब आप किसी भी गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो प्रेशर क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स को करीब ले आता है। मॉलिक्यूल करीब आ गए, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उन मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाती। अब आप क्या करते हो, फिर आप टेम्परेचर कम करते हो। तो इंक्रीज इन प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से आप गैस को किस में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड। अब यहां पे एक फड्डा है। फड्डा क्या है? जब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो आप उस गैस का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, उस गैस के टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रखेंगे, या बाज़ बुक्स कहती है क्रिटिकल टेम्परेचर तक रखेंगे। अच्छा, इसका मतलब है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को गैस लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 31, तो आप पहला काम करोगे कि इसका टेम्परेचर 31 से कम रखोगे। कितना? जो दिल में आपके आए, 31.142 से कम होना चाहिए। 30 हो, 25 हो, 20 हो, 10 हो, 0 हो, -10 हो, जो मर्जी हो। तो पहले आपने क्या करना है, आपने इस गैस का, जिसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते, पहले आपने उसका टेम्परेचर सेट करना है, और टेम्परेचर को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, 20 कर लो, 10 कर लो, 31 से कम होना चाहिए। कर लिया मैंने, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, अब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, आप इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो। अब आपने 40 पे जब लिया ना, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे लिया। अब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा लो, जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो,
आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले आप उस गैस को ठंडा करते हैं, आप उस गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक लाते हैं, फिर आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाकर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना चाहूं, लिक्विफाई, मेरे पास ऑक्सीजन जो है ना वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25, ये सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, टेम्परेचर कितना है इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ मैं कितना प्रेशर बढ़ाऊं कि ये ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो कहते हैं सर क्या आप हमें ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर बता सकते हैं? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, ऑक्सीजन का, ये याद रखना है -118.75, -118.75 डिग्री इतना है। इसका मतलब है क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन लेकर मैं इसको लिक्विफाई कर सकता हूं? आंसर है नहीं। क्यों? मुझे ना पहले इसका ये जो टेम्परेचर है इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा। मुझे -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और अगर मैं कम करूंगा, मैं फर्ज करते मैं इसका टेम्परेचर कम करके मैं -120 डिग्री, हाँ -120, -125 कर दो, -130 कर दो, जो आपका मर्जी, -118.75 से आपको कम करना है। तो जब मैं कम करूंगा, अब मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा, और अब ये यानी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस below its critical temperature, and then by increasing the pressure you can convert the gas into the liquid. अब ये बात से, अब मैं कह रहा था ना कि बातें समझाना मेरे लिए, मुझे द टेम्परेचर अबव विच, जिससे ज्यादा पर अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर पर आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे इवन बाय एप्लीकेशन ऑफ हाइव, चाहे जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर लें। तो इसका मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, और जिसके ऊपर आप उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है? इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बड़ा इल्म छुपा हुआ है, बहुत इल्म छुपा हुआ है इस बात में। अब जरा उस इल्म को ढूंढते। सुनना, मेरे पास वाटर है, दो बातें याद रखना। वाटर का टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, ये रट्टा लगाना है, लगाओ रट्टा इसको। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 374.44, लिख के मुझे तो याद हो चुका है ना। ये देखो ना, वाटर का ये 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सेंटीग्रेड में इतना है, केल्विन में 647.6 है, तो मैं तो सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं। और इस टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वो 217 है। अच्छा बहरहाल, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना, और चलो मैं क्रिटिकल प्रेशर भी लिख देता हूं, पीसी भी लिख देता हूं, 217 एटमॉस्फेयर। अब सुनना, क्रिटिकल टेम्परेचर की दूसरी जो डेफिनेशन, उसकी वजाहत। मेरे बच्चों, मैं ना ये एक क्लोज कंटेनर लेता हूं। मैंने देखो ना, मैंने कंटेनर बोलने के साथ साथ लफ्ज क्या बोला? क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर। और इस कंटेनर में मैंने ना पानी को लिया हुआ है, ये पानी था। अब अभी एक सवाल आएगा कि सर क्लोज कंटेनर है तो क्लोज में आपने पानी को कैसे डाला? ऐसे स्टूडेंट अब्बास ज़हीन तरीन सवाल कर रहे होते हैं। तो चलो जी, मैंने पहले इसमें पानी को डाला था, फिर मैंने इसको ऊपर से क्लोज किया था। चलें, ये एक बच्चे ने सवाल किया था ना, तो मैं तो उसकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। ये क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें पानी है। पानी का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके ऊपर कुछ वेपर्स हैं पानी के, कुछ, और इस पर वाटर का वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर वो 23.7 टॉर है। इट्स ओके, ये दो बात है। अब ना आप एक काम करो, पानी ज्यादा वेपर तो चंद एक है। अब आप इस पानी को हीट करो। जब आप हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, 25, 30, 40, 100। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना,
ये वाटर जो है ना, ये वाटर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब वेपर्स बढ़ते जाएंगे, ये वेपर्स है, वेपर्स ऑफ वाटर, वेपर्स, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म है, वाटर लिक्विड। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, वेपर्स बढ़ते जाएंगे और लिक्विड वाटर कम होता जाएगा। पहले इतना था, अब इतना रह गया, और टेम्परेचर बढ़ाओ इतना रह गया, और टेम्परेचर बढ़ाओ इतना रह गया, और टेम्परेचर बढ़ाओ इतना रह गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर 100, 150, 200, 300, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे इस क्लोज कंटेनर में वाटर लिक्विड फॉर्म कम होती जाती है और वेपर्स की तादाद बढ़ती जाती है, वेपर बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, और वेपर के बढ़ने की वजह से ये वेपर प्रेशर भी क्या करता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर आप एंड पे आए, एंड पे एक वक्त आ गया, एक वक्त आ गया, एक वक्त आ गया, ये क्लोज कंटेनर, एक वक्त आ गया कि इसके अंदर एक बूंद पानी की रह गई, एक बूंद, बाकी सारे का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे का सारा वेपर्स बन गया। एक बूंद पानी की रह गई, एक कतरा पानी का रह गया, एक कतरा, एक कतरा पानी का रह गया, पानी का, बाकी सारा का सारा क्या है, वेपर्स बन गया। अगर मैं इस कतरे का टेम्परेचर नोट करूं ना, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर ठीक से लिख रहा हूं, वो टेम्परेचर जो है ना, वो 300 था ना, 374.44 हो चुका है। और इस पर ये प्रेशर कितना हो चुका है, प्रेशर हो चुका है जी इस वक्त वेपर्स का 217 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, टॉर नहीं, एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है अभी भी एक कतरा पानी का है, ये एक ना होमोजीनियस सा मिक्सचर बन चुका है, वेपर्स, लेकिन एक कतरा है, इट मींस लिक्विड अभी है तो सही ना, लिक्विड। आपने नुक्ता बड़ा अहम आ गया, आप टेम्परेचर ना इससे थोड़ा सा ज्यादा करो, 374 है ना, 375 कर दो, अब ये पानी का एक कतरा भी गायब हो गया, अब ये सारे का सारा वेपर्स नहीं, ये क्या बन गई, गैस बन गई। मैंने 2-3 बातें कर दी, यानी इसका मतलब है पानी के लिए ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर पानी लिक्विड स्टेट में रहा, चाहे एक कतरा रहा, और इस टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर करेंगे, फिर वाटर सारे का सारा किस में चला जाएगा, गैस की सूरत। तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड लिक्विड स्टेट में रहता है, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को उसका क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मैंने जो आपको समझाया ना, जरा देखना, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, यानी वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी मैं अगर ना आइस से बात करूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये जीरो से मुराद मैं आइस की बात कर रहा हूं ना, तो 0 से यानी आइस से लेकर 374.44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इस रेंज तक वाटर किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट। और इस 374 इसके बाद वाटर फिर किस में चला जाता है, गैस में। यानी ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पर वाटर अपनी लिक्विड स्टेट मेंटेन रखता है। और इसके बाद तो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, अब आगे इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइडियल बिहेवियर। ये जरा देखना, ये मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो मेरे जेहन में बातें हैं वो आज मैं आपके जेहन में डालना चाहता हूं। ये जो हीलियम है ना, ये सबसे ज्यादा ये आइडियल बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर। यानी जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती है ना, रियल गैसेस, उसमें सबसे ज्यादा आइडियली बिहेव कौन करती है, हीलियम। उसके बाद क्या है, अब हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, ये है -267.86, राउंड ऑफ करूं ना, -268 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सबसे कम टीसी है। तो इसका मतलब है अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो आइडियल बिहेवियर ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर और आइडियल बिहेवियर एक दूसरे के क्या आ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक और भी बात,
आइडियल बिहेवियर जब होता है, इसका मतलब है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ना होने के बराबर, अट्रैक्शन नहीं होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, और जब क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। ये ना, ये मैं तो बोलता जाता हूँ ना, मुझे तो साफ वो ग्रिप है इस पे, लेकिन आप खुद बैठ के ना अपने कंसेप्ट डेवलप किया करो। मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया ना, ये आपको एक हिंट तो दे दिया कि हीलियम का आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा है, हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है उसका आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा। अब इतनी बात पकड़ के ना, इतनी बात पकड़ के अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाओ, तो वो खुद करने अपने। और टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट, अगर आइडियल बिहेवियर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर नॉन आइडियल बिहेवियर के क्या होगा, यानी जितना जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है ना, अगर ये ग्राफ भी ऐसे ही बना हुआ है कि नीचे से ऊपर ना ये क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, मैं इसको जरा सीधी तो लाइन डालू ना, तो नीचे से ऊपर अगर आप जाएंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर ना बढ़ रहा है, ये गौर करना, बढ़ रहा है, तो सबसे कम इसका, और इनमें सबसे ज्यादा जो है ना वो वाटर वेपर्स का। तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है ना, इसका मतलब उतनी अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ने से ना, अब वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, यू कैन से दैट टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीन बातें हैं, है तो एक ही बात लेकिन हम तीन लिख देते हैं। तीन बातें, पहली बात स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स, दूसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब जरा बात ज़हन को रखना, अगर साइज जितना बड़ा होता है ना, मॉलिक्यूल का साइज जितना बढ़ता जाता है उतनी लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जितनी लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती है उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। लंडन यानी अट्रैक्टिव, लंडन को छोड़ा अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतने क्रिटिकल। और शेप, जितनी रफ टफ शेप होगी ना उतनी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी, और जितनी सिमेट्रिकल शेप होगी उतनी मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम होगी। तो शेप पे भी, साइज पे भी, और ये शेप और साइज एक्चुअली दोनों किसको डिफाइन करती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैसेस हैविंग ग्रेटर टीसी कैन बी लिक्विफाइड। अब ये कई बातें इकट्ठी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रांग होंगी उतना उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान है। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, तो इट इज द प्रेशर एट टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल, यानी ना अगर किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाओ, अब वो प्रेशर जिस पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, यानी अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो प्रेशर जिस पर वो प्रेशर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ये कोई इतनी अहम नहीं है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट है। बेटा जी नेक्स्ट आ गया मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आपने गैसेस को लिक्विफाई करना है। एक है फैराडेज मेथड, दिस इज द फैराडेज मेथड। अब फैराडेज मेथड क्या है, फैराडेज मेथड को ऐसी गैसेस, ये पहले तो बात है ना कि इसमें हम ना सिंपल कूलिंग करते हैं, सिंपल कूलिंग, और उस सिंपल कूलिंग से, कूलिंग कह लो या फ्रीजिंग कह लो, उससे हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब आपने भला क्या याद करना है, आपने ये याद करना है कि फैराडेज मेथड से किस किस्म की गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ऐसी गैसेस, अब याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के करीब हो, यानी जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू रूम टेम्परेचर या अबव रूम टेम्परेचर। तो वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, उनको हम फैराडेज मेथड से लिक्विड में करना। अब देखो ना, अब ये गैसेस देखो, इनमें यहां से ये जो सारी है ना, ये वाली, इनका अब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -118, -122, -140 से -340, -268। अब इनका
क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, आप इन गैसेस को फैराडेज मेथड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इनको देखो 31.142, 132, 340, इसका मतलब है आप इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते। आपने एक बात नहीं नोट की, मैंने ना एक लफ्ज बोला था कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर था तो मैंने कहा था ये वेपर्स हैं, वो वाटर के वेपर्स हैं, और जब टेम्परेचर 375 हो गया यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ गया तो मैंने फिर वेपर्स नहीं बोला, मैंने क्या कहा, गैस है। तो कभी आपसे कोई पूछे ना कि वेपर्स और गैस में क्या फर्क है, तो आप कहें कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगा तो वो वेपर्स फॉर्म में होगा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से बढ़ के टेम्परेचर पे होगा, ज्यादा पे होगा, तो वो ही वेपर्स आप क्या कराएंगे, गैस। अच्छा बहरहाल, एक तो ये बात आप आगे क्लाउड्स मेथड ना ये सबसे शानदार मेथड है। इससे हम ना कूलिंग से नहीं, नो कूलिंग से गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करवाते, बल्कि ना हम गैस से वर्क डन करवाते, यानी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय गैस। मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं ना, तो मैं उस गैस से मैकेनिकल वर्क करवाता हूं। अब वो मैकेनिकल वर्क जो है ना, उसकी वजह से वो गैस अपने अंदर से एनर्जी यूज करती है और यूं गैस का टेम्परेचर कम होता जाता है। एक वक्त आता है कि गैस का टेम्परेचर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्लाउड्स मेथड से आप हर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन के हाइड्रोजन को भी, हीलियम को भी, कैन बी लिक्विफाइड, कैन आल्सो बी लिक्विफाइड। इन दो गैसेस को ना लिक्विड में कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल है। आगे लिंड्स मेथड, ये एक लाइन आपको बता रहा हूं ना। लिंड्स मेथड में भी यूज द जाउल थॉमसन्स इफेक्ट। मैं तो ना सिर्फ आपको एमसीक्यू बता रहा हूं, ये एमसीक्यू है कि लिंड्स मेथड में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे जाउल थॉमसन इफेक्ट, और लिंड्स मेथड में आप हर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अब मैं आपको ना टास्क एक दे रहा हूं, जो मैंने आपको बुक दी है ना, उस बुक में आपने जाके पढ़ना है। मैंने आपको टास्क क्या दे रहा हूं, टास्क ये दे रहा हूं, दो बातें। एक बात ये आपने मुझे बतानी है कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि यानी आपने इस क्वेश्चन का मैं चले बोल देता हूं, इनवर्जन टेम्परेचर। बस दफा ना मुझे आपको बताते हुए थोड़ा सा ना रुकता हूं मैं, मेरा बच्चा कर पाए करें। एक तो आपने बताना मुझे इनवर्जन टेम्परेचर क्या होता है, इनवर्जन टेम्परेचर, और दूसरा आपने ये मुझे बताना है कि हम लिंड्स मेथड से हाइड्रोजन को और हीलियम को, इन दोनों को लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते। ये दो जो है ना बातें, इनका ये ना इसका ना एमडी कैट से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, ताकि जो मैंने आपको बुक लगवाई गालबन उसका ना पेज नंबर 57 होगा या कोई और होगा, अब पेज तो चेंज होते रहते हैं ना, मैं 57 फुसुमन नहीं लिखूंगा। उस बुक से आपने देखना है कि इस मेरे जो आपको बातें बताई है ना, तो इससे क्या मुराद है। आगे बढ़ो जी। नाउ वी हैव द वंडरवाल इक्वेशन। ये वंडरवाल इक्वेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं तो जस्ट इंटरेस्ट के लिए आखिरी चंद लम्हात में अपने बच्चों के यूज करना चाहता हूं। वंडरवाल इक्वेशन, ये बेटा जी आपके पास ना, दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन, PV दैट इज इक्वल टू NRT, PV दैट इज इक्वल टू NRT, ये जनरल गैस इक्वेशन। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं बेटा जी ये PV इज इक्वल टू NRT, इसको इस तरह नहीं लिखते, तो फिर कैसे लिखते, इसको लिखते हैं PI, ये देखो PI V फ्री, ये देखो V फ्री NRT। तो हकीकत में ये PI NRT नहीं लिखा होता, हकीकत में लिखा होता है PV NRT, सॉरी, हकीकत में ये PV इक्वल टू NRT नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है PI V फ्री NRT। क्या मतलब इसका, PI से क्या मतलब, P में और PI में क्या फर्क है। P तो होगा ना प्रेशर, I फॉर आइडियल, आइडियल मीन आइडियल गैस,
PI का मतलब हम लेते हैं गैस का वो प्रेशर जिसमें हम उस गैस को आइडियल कंसीडर करते हैं, और गैस को आइडियल कंसीडर करने का मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो PI का मतलब है द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, एंड हियर आइडियल गैस मीन नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, इट्स ओके। V फ्री क्या है? फ्री एम्प्टी स्पेस। KMT क्या कहती? KMT कहती मॉलिक्यूल्स का तो वॉल्यूम ही क्यों नहीं होता। वो कह रहा है गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है तो जब मैं कहता हूं कि V गैस का वॉल्यूम 10 dm³ है, अगर वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये 10 dm³ किस चीज का वॉल्यूम है? वो कहते हैं खाली जगह का, ये फ्री स्पेस, इसलिए वो V फ्री लेते हैं। ये तो है वो इक्वेशन जिसको आइडियल गैसेस ओबे करती हैं। रियल गैसेस ओबे नहीं करती। रियल गैसेस उनका थ्योरेटिकल आंसर अगर इस इक्वेशन के मुताबिक लाएं और प्रैक्टिकल तो वो आपस में। मैं आपसे एक बात करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी आपके पास एक गैस है, आपने उस गैस के 4.5 मोल्स लिए और आपने उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके गैस का वॉल्यूम जो है वो 8.7 dm³ है, सपोज ये मैं, और मैं कहता हूं बताओ उसका प्रेशर कितना होगा। ये दो चीजें मैंने आपको N बता दिया, मैंने आपको T बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, वो आप डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। मैंने आपको V बता दिया dm³, R की वैल्यू आपको पता है, आपने पढ़ी इसी चैप्टर में। इसका मतलब है आप ना P को कैलकुलेट कर सकते बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। गैस कौन सी थी? सपोज वो अमोनिया गैस थी जो कि एक रियल गैस है। आपका आंसर कितना आया? फर्ज करते हैं आपने मुझे आंसर बताया, आप कहते सर आंसर है 70 एटमॉस्फेयर। फर्ज कर रहा हूं आपने कैलकुलेट करके इतना आंसर दिया, इट्स ओके। ये आपने आंसर जो लाए 70 एटमॉस्फेयर, ये कैलकुलेशन की बुनियाद पर है और आपने उस कैलकुलेशन में इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया इसका। अब आप ना लैब में चले जाओ, वेरी मच सोफिस्टिकेटेड लैब, हाईली एक्यूरेट लैब, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब, उसमें चले जाओ और ये अमोनिया गैस इन कंडीशन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, प्रेशर मालूम करो। जब आपने प्रेशर मालूम किया ना तो आपने बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेशर मालूम किया, आपका आंसर आता 64 एटमॉस्फेयर। इक्वेशन से आंसर क्या आया? 70 एटमॉस्फेयर। थ्योरेटिकल आंसर क्या आया? 70 एटमॉस्फेयर। और एक्चुअल प्रैक्टिकल आंसर क्या आया? 64। जब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपस में मिले ना, एक 64 है एक 70 है, डिफरेंट आंसर है, इसका मतलब है इस गैस ने इस इक्वेशन को ओबे नहीं किया। इसका मतलब है रियल गैसेस इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, खास तौर पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। लेकिन इसके बरक्स एक साइंटिस्ट था वंडरवाल, उसने इसी इक्वेशन को, जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, मॉडिफाई किया और उसमें प्रेशर का फैक्टर और वॉल्यूम का फैक्टर, इन दोनों फैक्टर की मॉडिफिकेशन की और उसके बाद ये हमारे पास एक नई शक्ल में आई जिसको हम कहते हैं, और वो शक्ल क्या है? अगर मैं ये लिखूं तो मेरे पास बनेगा P प्लस, ये इतना तो याद करना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन आपकी FSC में है AN²/V², और ये होगी प्रेशर करेक्शन, ये P प्लस AN²/V²। वॉल्यूम करेक्शन क्या है? V माइनस NV, और इधर nRT, ये फॉर n नंबर ऑफ मोल्स है। और अगर आप 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल, तो जहां पे n है वहां पे 1 लिखते जाए, तो ये आएगा P प्लस A/V²। ये देखो ना, n की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और V माइनस B एंड दैट इज इक्वल टू RT। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, छोटी सी बात। आपके पास ये भी था ना, इसको ले लो, P प्लस AN²/V², एक तो ये ले लो, और V माइनस NB दैट इज इक्वल टू nRT। मैं ना ये इक्वेशन तो रियल गैसेस के लिए ना, मैं इसको ले लेता हूं फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए A की वैल्यू भी 0 है। A अभी हम पढ़ेंगे, A होती है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। चूंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ही नहीं होती तो A की वैल्यू क्या की? 0। और B की वैल्यू भी 0। B क्या होता है? B अभी हम पढ़ेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबिलिटी वॉल्यूम वगैरह वगैरह। साइज ऑफ मॉलिक्यूल को जाहिर कर, B0 का मतलब है मॉलिक्यूल का कोई साइज नहीं, और KMT आइडियल गैस के बारे में यही कहती है।
अब आप ए की जगह पे 0 लगाओ। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 n स्क्वायर 0 और 0 बाय v स्क्वायर वो भी 0 आ गया, तो इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, इधर सिर्फ और सिर्फ p बच जाएगा। और इधर आप 0 पुट करो, 0 b से मल्टीप्लाई करेगा 0 v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू v, ये आ गया। और यहां आपके पास ये आ जाएगा, b n को कह रहा हूं 0 करो, b को 0 करो, आई एम सॉरी, b को 0 करो, b n से मल्टीप्लाई करेगा 0, n से मल्टीप्लाई करेगा 0 और v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू v, और दैट इज इक्वल टू nRT। अब वो ये तो जनरल गैस इक्वेशन, यस। जब आप इसी वंडरवाल इक्वेशन को आइडियल गैस के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपने a और b को 0 रखा, तो फिर ये दोबारा किस में आ जाएगी, जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, ए क्या है, मैं तो ए के बारे में ज्यादा गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। ए के कई नाम है, मैं यहां पर लिखता हूं। ए वंडरवाल कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। अट्रैक्शन पर, ये तो ऐसे ना मम्मी डैडी काम है ना, अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो फजूल बातें हैं ना। मैं ए को क्या कहता हूं, मेरे पास ए का सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा, जो आपने भी याद करना है। ए है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ए की वैल्यू कम। जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर ए 0 है इसका मतलब है नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, कोई अट्रैक्शन नहीं। और जब अट्रैक्शन नहीं होगी, दैट इज इन द केस ऑफ आइडियल गैस। एक और मैं दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। ए दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। ये ना मैं बात बड़ी बताता हूं, ये कैरेक्टरिस्टिक का लफ्ज मैं बड़ा अक्सर आपने लेक्चर में सुना होगा। कैरेक्टरिस्टिक मीन पहचान का मतलब हर गैस की ए की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। गैस के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होती है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो एक गैस की ए की वैल्यू दूसरी गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो ए की वैल्यू है ना, वो किसी और गैस जैसी नहीं होगी। ये आपके पास एक हाइड्रोजन की ए की वैल्यू ये है, ऑक्सीजन की ये है, नाइट्रोजन की ये है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये है, अमोनिया की ये है, सल्फर इसकी ये, और क्लोरीन की सबसे ज्यादा है 6.493 ये है। और ये इसके यूनिट भी आपको आने चाहिए। ये एमसीक्यू है कि ए के यूनिट्स क्या है, एटमॉस्फेयर dm+6 पर मोल -2। तो हर एक गैस की, ये देखो, ए की वैल्यू मुख्तलिफ है। अगर मैं कहूं जी मेरे पास एक गैस है, उसकी ए की वैल्यू 3.590 है, बताओ कौन सी गैस है? आप कहेंगे सर 3. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ऐसी ए की वैल्यू किसी और की हो ही नहीं सकती। ए के यूनिट्स क्या है वो मैंने आपको बताया। जब मैं कहता हूं कैरेक्टरिस्टिक मीन उससे उसकी मैंने अभी कहा ना कि ए की वैल्यू गैस, उसकी ए की वैल्यू इतनी है, बताओ कौन सी गैस होगी। आपने ए की वैल्यू से उस गैस को पहचान लिया, इसका मतलब दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस, जिससे उसकी पहचान होती है। आगे भी ना इजीली लिक्विफाइबल गैसेस वगैरह वगैरह हैव हाई वैल्यू, यानी जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा, तो वो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये परमानेंट गैसेस ये जो हैं, इनकी निस्बत इन गैसेस की, इनकी ए की वैल्यू ज्यादा है, पोलर गैसेस होती हैं। और ये नॉन पोलर छोटा मॉलिक्यूल होता है, इनकी ए की वैल्यू कम होती है। जिनकी ए की वैल्यू कम है उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है, जिनकी ए की वैल्यू ज्यादा है उनको लिक्विफाई करना आसान। जिस तरह आपने ए को पढ़ा ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक बी है। बी वंडरवाल कांस्टेंट, इसके भी कई नाम है। बी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी को हम कहते हैं अफेक्टिव वॉल्यूम। बी को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। बड़े नाम है इसके, बड़े नाम है, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। बी बुक्स कहती हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्शन थी, ये आ गया साइज। ए अट्रैक्शन थी, बी साइज आ गया। साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतनी बी की वैल्यू ज्यादा, जितना गैस के मॉलिक्यूल का साइज। और एक और बात, अगर गैस के मॉलिक्यूल बी दैट इज इक्वल टू 0, क्या मतलब
इसका मतलब है मॉलिक्यूल का कोई साइज नहीं। मॉलिक्यूल हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, ये तो KMT कहती है, तो आइडियल गैस की बात है। यस, ये आइडियल गैस की बात है। फॉर आइडियल गैस जितनी बी की वैल्यू ना 0 के करीब होती जाएगी ना, उतना आइडियल बिहेवियर बढ़ता जाता है। जितनी ए की वैल्यू 0 के करीब होती जाएगी, यानी जितनी ए और बी की वैल्यू 0 के करीब होगी, जितनी करीब होगी उतना वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, और जितनी 0 से दूर जाएगी उतना वो नॉन आइडियल बिहेवियर। जिस तरह मैंने ए को कहा कि ए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस, बी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक। हर गैस की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू दूसरी गैस, हर गैस की जो बी की वैल्यू दूसरी गैस हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। जैसे मैंने ये ऊपर वैल्यू बताई ना, आपको ना बी के यूनिट्स भी आने चाहिए, यूनिट्स ऑफ बी। और उधर भी मैंने आपसे कहा ये MCQ पूछा जा सकता है, आपको यूनिट्स ऑफ ए भी आने चाहिए। ये मुश्किल बातें नहीं है, ए के यूनिट ये लिखे हुए ना, आपको ये जानना है कि कैसे डिराइव की। SI यूनिट भी, कॉमन यूनिट भी, यानी बी के दोनों तरह के यूनिट, SI भी और कॉमन भी। ए के भी दोनों तरह के यूनिट, SI भी और कॉमन भी। बेटा जी ये देखिए, ये बी की मुख्तलिफ वैल्यू। हाइड्रोजन आपने देखना है कि ज्यादा किसकी है, कुछ एक्सेप्शन देख लेना, ज्यादा किसकी, सबको याद नहीं करना, याद नहीं सबको करना, सिर्फ देख लेना कि सबसे ज्यादा किसकी है, और देख लेना सबसे कम किसकी है। तो वो सबसे ज्यादा सबसे कम, ये जरा चीजें देख लेना। बेटा जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैस? दोनों पे एप्लीकेबल। हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो आइडियल गैस है ना, रियल में तो अट्रैक्शन होती है। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इलास्टिक, भाई आइडियल में इलास्टिक है लेकिन रियल में तो इनइलास्टिक है। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ये तो आइडियल गैस के लिए। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, ये दोनों के लिए ही सेम है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z की बात हो रही है, Z की, ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज ZPV इक्वल टू RT, RT या NRT। RT होता है जब N की वैल्यू 1 ले। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू यूनिटी होती है 1 कह लो या यूनिटी कह लो, यूनिटी। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय, ये तो मैंने आपको आज टास्क भी दिया ना कि किन गैसेस को, दो गैसेस हैं, पेयर ऑफ गैसेस है जिनको आप लिंड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते, क्लाउड से कर सकते, लिंड से नहीं कर सकते। और वो कौन कौन सी? हाइड्रोजन। ये तो मैंने आज आपको टास्क भी दिया कि क्यों नहीं कर सकते, और फिर इन्वर्जन टेम्परेचर का टास्क दिया। अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जब वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पर होगी, अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, जब वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगी तो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये थी कुछ बातें जो मैंने अपने बच्चों से की। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। लेक्चर थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, मैं जानबूझकर लेंथी करता हूँ, और उसकी सिर्फ एक ही रीजन है जो हर लेक्चर में कहता हूँ कि जितना कुछ मुझे मालूम होता है ना, वो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जिस किस्म का मर्जी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट वाजिद कंबो का स्टूडेंट उसको आंसर करे। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।